हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। फ्रेंड्स, आजकल तुम न्यूज़ देखते हो तो एवरी नाउ एंड देन आपको कोई ना कोई ऐसा जरूरी इवेंट दिख रहा है कि कोई ना कोई सेलिब्रिटी, कोई ना कोई पॉलिटिशियन, कोई ना कोई बिग शॉट इज एंडिंग अप इनटू अ जेल फॉर सम ऑफेंस और द अदर। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया है कि ये इतना ऑफन रिपीटेड प्रोसेस हो चुका है कि देयर माइट एज वेल बी अ क्वेश्चन ऑन दिस नाउ। एज इट इज यूपीएससी अब इस ट्रेंड में आ गया है कि वो लोग क्रिमिनल लॉ रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। सो ये एक ट्रेंड हम लोगों को पिछले 2-3 साल से दिख रहा है। दे आर आस्किंग अबाउट जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी क्या होती है, पैरोल क्या होती है, फरलो क्या होती है, समथिंग दैट इज द ब्रेड एंड बटर ऑफ अ क्रिमिनल लॉयर। हैविंग सेड सो, अगर इस तरह से न्यूज आती चली जाए और यही ट्रेंड बनता चले जाए, देयर इज आई विल नॉट बी टू सरप्राइज कि अगर यूपीएससी नेक्स्ट टाइम बेल या फिर जमानत पे क्वेश्चन पूछ लेगा। ये क्लिक बेट था, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये टाइटल मैंने से तुम्हें अट्रैक्ट करने के लिए किया है, राइट, टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि जेल से निकलने के सरल उपाय। अब क्या करें ना, अब बिल्कुल प्लेन सिंपल सा वीडियो सामने से बना देते हैं। बड़े काम की चीज भी पढ़ाता हूं मैं, इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए वीडियो बनाता हूं, लेकिन वो समटाइम्स उन लोगों तक पहुंचता नहीं जिनको जरूरत होती है। और उसका रीजन ये होता है क्योंकि उनको लगता है यार कुछ इंटरेस्टिंग बोलो। अगर मैं इसी के ऊपर टॉपिक ले देता ना, हाउ टू टेक बेल, तो कोई ना देखे। उम्मीद है कि तुम लोग इसको सरल उपाय को देखकर क्लिक बेट के फॉर्म में इस वीडियो को देखेंगे और तुम इसका फायदा भी उठाओगे। सो आज एक्चुअली जो टॉपिक है कि हाउ विल यू टेक बेल, आप जमानत कैसे लेते हो, बिकॉज बेल पर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सर्टेनली इस एंगल पे आ रहा है कि हम लोगों को कुछ टॉपिक्स दिखने लग गए, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नोटिस ऑन सम टाइम, अभी थोड़े टाइम में से पहले से ये न्यूज एक बड़ी फेमस हो गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस वीडियो के माध्यम से ये वार्निंग देना चाहता हूं कि भाई मैं ना अरविंद केजरीवाल या फिर उनके अरेस्ट के बेसिस पर कोई वीडियो नहीं बना रहा हूं, लेकिन एज ए सेड हम लोग करंट अफेयर्स का वीडियो बनाते हैं और ये क्लिक बेट है, आकर्षित करने का तरीका है। अब क्या करें, राइट। आवाजों की इस दुनिया में खामोशी पहचाने कौन। सो ऑल्दो हमारे पास ये न्यूज है, बट मैं इससे रिलेटेड कोई भी बात नहीं बता रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्यों अरेस्ट हुए, क्या अरेस्ट हुए, ऑल दैट। मैं ये बात बता रहा हूं कि अगर कोई भी पर्सन अरेस्टेड हो और किसी को भी इस तरह का अरेस्ट हो जाए, हिरासत में ले लिया जाए, चाहे वो पुलिस कस्टडी में हो, जेल कस्टडी में हो, ओके, जुडिशियल कस्टडी में हो, तो कैसे जमानत मिलती है, बेल क्या होती है, और ये पूरा का प्रोसेस मैं तुम्हें ऑलमोस्ट रीजनेबली एश्योर्ड कर सकता हूं कि ये यूपीएससी के कोर्स सिलेबस का पार्ट हो गया। सो यू कैन नॉट इग्नोर दिस पार्ट। सो फॉर दोज अमंग्स यू डू नॉट नो मी, आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। अन अकेडमी पर आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट सेवरल इयर्स, और एक मेरा स्पेशल मेथड ऑफ टीचिंग है which is very strict, very controlled environment, absolutely UPSC टारगेट करते हुए। there is nothing ifs and buts about it, कोई तुष्टिकरण, कोई अपीजमेंट का स्कोप ही नहीं है। एंड उसी की वजह से आई हैव बीन मच अप्रिशिएटेड ऑन अन अकेडमी विच मोर देन 30 करोड़ लाइव मिनट्स नाउ। अब तो ये बहुत ज्यादा बढ़ गए, पूरा काफी पुराना स्क्रीनशॉट हो गया, राइट। सो एंड थाउजेंड्स इनफैक्ट लैक्स ऑफ फॉलोअर्स ऑन अन अकेडमी। अगर आप पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर PSI और ऑप्शनल में आप सीरियसली पढ़ना चाहते हो, प्लीज यू मोस्ट वेलकम। प्लीज डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड SIDLIVE, SIDLIVE, और हमारे अन अकेडमी के रीजनेबल एंड वेरी ऑथेंटिक कोर्सेज का फायदा उठाइए। सो वी हैव वेरी रीजनेबल प्राइसेस, राइट। हम लोग अनलाइक वेरियस अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनली बोलना पड़ता है, कोचिंग आजकल थोड़ा नाम बदनाम हो गया, राइट। द सिचुएशन यहां पर यह होता है कि ये लोग अट्रैक्ट कर लेते हैं, बट वो क्या होता है, वो पहला कदम में सस्ता होता है, उसके बाद बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्राइसेस थोड़े छुपे होते हैं, वो बाद में भारी पड़ते हैं। इस टाइम पर इसके कंपैरिजन में अन अकेडमी के प्राइसेस आर एब्सोल्युटली, एवरीथिंग इज इंक्लूसिव। अगर हम लोग 10 रुपए बोल रहे हैं तो वो 10 रुपए ही है, वो 11th रुपए छुपा हुआ नहीं है। सो दिस इज वन ऑफ आवर यूएसपीज, जिसमें हम अपने एजुकेशन को बहुत ईमानदारी से आपको प्रोजेक्ट करते हैं। उसी प्रोसेस में अन अकेडमी हैज ब्रॉट फॉर यू व्हाट इज कॉल्ड एज अन अकेडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट। ये बहुत ही जरूरी टेस्ट है, 7th अप्रैल को होगा, प्लीज मार्क योर कैलेंडर, 11 बजे और 5 बजे। ये ऑनलाइन टेस्ट है, 50 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे में तुम्हें आंसर देना है। नाउ इसमें स्कॉलरशिप्स ऑफर किया जा रहा है। अन अकेडमी आपको 40 करोड़ रुपए तक का एक क्यूमुलेटिव पूल में से स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहा है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हरेक को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू क्रैक द एग्जाम। सी,
हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो हम इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की भी बात करते हैं। यार हर एक की इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होती नहीं है। किसकी जेब में कितना पैसा है, इट इज अ फंक्शन ऑफ उनके परिवार का हाल क्या है, वो खुद क्या कमा रहे हैं, उनके पिताजी ने क्या कमा के रखा हुआ है, और उनकी जिम्मेदारियां क्या है। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं होना चाहिए कि जस्ट फॉर इकोनॉमिक कॉजेस आप अपनी तैयारी ना कर पाए और उसके बिकॉज ऑफ दैट सब्सिक्वेंटली आप इस एग्जाम में द बेस्ट पॉसिबल वर्जन ऑफ योरसेल्फ को प्रेजेंट ना कर पाए। नाउ पहले दिन से अनअकैडमी के बारे में मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि आप जो मर्जी बोल लो, लेकिन अनअकैडमी ने वो किया व्हाट इज कॉल्ड एज डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। यू नो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सबको समान अवसर है। आपके पास एक लैपटॉप, एक मोबाइल होना चाहिए और एक वाईफाई सिग्नल होना चाहिए, दैट्स मोर देन इनफ, इंटरनेट, एंड यू कैन स्टडी फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। इसी सीक्वेंस में ये 40 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप है। अगर तुम में दम है, देखिए जरा किसमें कितना है दम। अगर तुम में दम है और तुमने इस टेस्ट को एस कर लिया, then you stand to win this scholarship or the part of the scholarship, and that part of the scholarship से बड़े आराम से तुम अपनी तैयारी कर सकते हो। मुझे नहीं लगता इससे अच्छा मौका कोई है। तुम इसको एडवर्टाइजमेंट मत समझो, ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये तुम्हारे लिए, क्योंकि ये टेस्ट फ्री है। सो दिस इज कंप्लीटली फ्री। ये मेरी तरफ से एक सलाह है, अगर तुम में सच में दम है, सच में नीयत साफ है, गो फॉर इट। सो डोंट फॉरगेट दिस टेस्ट and make sure that you make the best of it. All right. एक और last part before I start, because कुछ चीजें sensitive होती है। I teach polity and not politics. It is not politics. So अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The video starts with an arrest. क्या? Yes. किसी को हिरासत में ले लिया गया। अरेस्ट और कस्टडी को वैसे ये अलग अलग टर्म्स है, बट हम इसे सिनोनिमसली यूज करते हैं। सो होता क्या है, स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। सो पुलिस के पास कोई जाता है, स्टेप नंबर 1, वो उसको इंफॉर्मेशन देता है पुलिस को कि जी पुलिस, मैंने XYZ ऑफेंस होते हुए देखा है, या मुझे ज्ञान हो गया है कि इससे रिलेटेड कोई ऑफेंस हुआ है। जैसे ही पुलिस को इस बात की सेटिस्फैक्शन हो जाती है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि पुलिस उसके बारे में संज्ञान ले सकती है, यानी कि पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, तो पुलिस FIR दर्ज करती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये बड़ा पॉपुलर वर्ड है, जबकि ये वर्ड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि लॉ की किसी किताब में यूज नहीं किया गया है। लॉ में ये बोला गया कि पुलिस के पास पहुंचता है इंफॉर्मेशन, पुलिस उसके बाद केस दर्ज कर लेती है। केस दर्ज करने का मतलब होता है FIR बना देना। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सेक्शन 154 CRPC के अंतर्गत, अब तो ये सारा CRPC वगैरह सब हट जाएगा, BNS और BNSS वगैरह वगैरह आ जाएगा। सो वील गेट इनटू दैट जब वो होगा। अभी के लिए इसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की भाषा में समझो। अरेस्ट करने का मतलब क्या हुआ, जैसे ही FIR होता है, पुलिस जो स्टार्ट करती है, पुलिस विटनेस को, गवाहों को, सबूत को जमा करने लगती है। इसको टेक्निकली बोला जाता है इन्वेस्टिगेशन। तो कभी भी यह बात भी याद रखना कि इन्वेस्टिगेशन शब्द का प्रयोग केवल तब हो सकता है जब FIR दर्ज हो चुकी हो। केस दर्ज होने के बाद ही जो पुलिस करती है उसको इन्वेस्टिगेशन करते हैं। नाउ द सिचुएशन इज कि देर, एक बार थोड़ी देर के लिए सोचो, थोड़ी देर के लिए तुम अपने आप को पुलिस ऑफिसर समझो, राइट? तुम जांच अधिकारी हो, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो। अब ये हिंदी मूवी तो है नहीं। हिंदी मूवी में क्या होता है कि साफ पता चल जाता है जी ये विलेन है, ये हीरो है, ये हीरोइन है, राइट, और ये एक जोकर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब रियल वर्ल्ड में कोई क्राइम होता है ना, तो पुलिस के लिए हो जाती है हेडेक। पुलिस को लगता है भगवान जाने कहां से क्या एक बॉडी मिली है, ओके, ना ये पता कि इसका आगे कौन पीछे कौन। इन अदर वर्ड्स, यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ नीडल इन द हेस्टैक, राइट? नाउ यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि पता नहीं किसने ये गुनाह किया है, उसके सबूत जमा करो, गवाह लाओ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो पुलिस को मेनी अ टाइम्स सस्पिशन के बेसिस पे करना होता है। यार ये आखिरी बार किसके साथ मिला था, इसकी किससे दुश्मनी है, इसका पिछला झगड़ा किससे हुआ था, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उस तरह से वो एक कुछ 5 लोगों को सस्पिशन, शक के घेरे में ले आती है और फिर उसको जीरो इन करती है। अब कभी कभी क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस को लगता है भाई ये ना डर के नहीं बता रहा, या फिर ये भाग जाएगा, समथिंग ऑन दैट पार्ट, ये डर ही नहीं रहा। इसको लग रहा है कि यार हम क्या कर सकते हैं, हमसे पूछते हैं सवाल और ये हमको घुमा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि ये उड़ जाने वाला है। कभी कभी पुलिस को ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये जब तक यहां रहेगा ना, ये किसी भी गवाह को प्रेशर कर देगा। ये जब तक हाथ में नहीं आएगा ना, जब तक अरेस्ट नहीं किया जाएगा, जब तक हिरासत में होगा नहीं ना, तब तक ये कोई ना कोई सबूत गायब कर देगा। मेनी अ टाइम्स पुलिस मे फील द नीड ऑफ अरेस्टिंग द पर्सन। द वर्ड हियर इज मे, शैल नहीं होता, मे होता है।
राइट। सो अरेस्ट एक बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है जी। इतना सेंसिटिव मुद्दा क्यों है? सेंसिटिव मुद्दा इसलिए बिकॉज अरेस्ट गोज अगेंस्ट द वेरी स्पिरिट ऑफ द वर्ड लिबर्टी, राइट। सो जब अरेस्ट या कस्टडी बोलते हैं तो इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी जो कि आर्टिकल 21 से आया है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। आर्टिकल 21 तुम्हें याद होना चाहिए। सो जैसे ही आप किसी को अरेस्ट करते हो या कस्टडी लेते हो तो आप एक्चुअली उसकी लिबर्टी कर लेते हो, उड़ा देते हो, गेम ओवर, बाय बाय। सो इन अ वे हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रिवॉल्व्स अराउंड द स्पिरिट ऑफ लिबर्टी इन अ वे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो जैसे ही हम अरेस्ट करते हैं तो ये एक बड़ा सेंसिटिव मामला हो जाता है, एंड दैट इज वाई हम लोग बोलते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ फॉलो होना चाहिए। कभी भी अरेस्ट इलीगल नहीं होना चाहिए, कभी भी अरेस्ट किसी भी वजह से आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को फॉलो नहीं करना चाहिए, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। एक और इंपॉर्टेंट बात होती है, मैंने वर्ड यहां पे यूज किया था कि अरेस्ट हैज टू बी मे अरेस्ट, यानी कि जितनी कम से कम टाइम तक तुम्हारी लिबर्टी इज टेकन अवे उतना कंफर्टेबल हो जाता है कोर्ट, उतना कंफर्टेबल हो जाता है द स्पिरिट ऑफ लॉ कि जी जितनी मैंडेटरी, बिल्कुल एब्सोल्यूटली इसके बिना चलेगा नहीं, तब तक अरेस्ट होना नहीं चाहिए, और अगर हो भी गया तो वो बेयर मिनिमम टाइम पीरियड के लिए ही अरेस्ट होना चाहिए ताकि उसकी लिबर्टी रिस्टोर हो चुके। सो इनफैक्ट मेनी अ टाइम्स व्हेन वी आर गोइंग टू द कोर्ट, जब मैं कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करता हूं तो मेनी अ टाइम्स मैं यही आर्ग्यू करूंगा, इनफैक्ट हम सब लॉयर्स ऐसे आर्ग्यू करते हैं, माय लॉर्ड काइंडली रिस्टोर आवर लिबर्टी। सो दैट इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज हमें आर्टिकल 21 ये कहा जाता है द रॉक है, दिस इज द बेड रॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 21 से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। तो हमने क्या जुगाड़ बनाया हुआ है? हमने ये बनाया हुआ कि जो मिनिमम पॉसिबल रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पर हमको लिबर्टी लेकर जाना अलाउड है। सो अगर मैं लॉ देखूं, अगर मैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड देखूं तो दो तरह के गुनाह होते हैं। एक है टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस को हम बोल सकते हैं बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। हिंदी में इसको बहुत अच्छी तरह से बोला जाता है, हिंदी में इसे बोला जाता है, ये होता है जमानती अपराध, ये होते गैर जमानती अपराध। नाउ एवरी वर्ड मैटर्स व्हेन आई से। सो आमतौर पे जो ऐसा बोलते नहीं, दुनिया में सारे ऑफेंसेस ही थोड़े से गलती होते, लेकिन फिर भी जो हल्के फुल्के ऑफेंसेस होते हैं उनको बेलेबल ऑफेंसेस बोला जाता है, और जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं वो आमतौर पे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की श्रेणी में रखा जाता है। नाउ ऐसा तो बोलना बड़ा अजीब सा लगता है, सो ये हल्के क्या होते हैं और फुल्के क्या होते हैं? सो इट इज बेटर कि हम लोग इसको लॉ की भाषा में समझ ले। तो अगर मैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड खोलूं और चैप्टर 33 निकालूं तो उसमें मुझे पता चल जाएगा बेल्स एंड बेल बॉन्ड्स के बारे में, और उसी के साथ साथ उसको छोड़ के मैं सेक्शन 2A ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलूंगा। तो बहुत ही सिंपल भाषा में उन्होंने बोला हुआ है, लॉ बोलता है कि जी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की किताब खोलो, उसके पीछे चले जाओ, लास्ट में वहां पर एक शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल में चैप्टर में ऐसे देखते चले जाओ, उसमें सेक्शन लिखा हुआ है, सेक्शन के बाजू में उस सेक्शन का पूरी डेफिनेशन लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है वो बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है। सिंपल एज दैट है कि अगर ऑफेंस दो कैटेगरी हो गए, या फिर बेलेबल ऑफेंस गिवन इन द फर्स्ट शेड्यूल, या फिर नॉन बेलेबल ऑफेंस विच इज गिवन इन द शेड्यूल। तो एक्चुअली सिर्फ डिफाइन किया गया है बेलेबल, जो बेलेबल है जमानती है, जो नहीं लिखा हुआ है वो गैर जमानती है। अब तुम्हें यह बात समझ आएगा कि ये जो बेलेबल क्या हो गया और नॉन बेलेबल क्या हो गया। जमानती अपराध मतलब होता है स्टेप नंबर 1, तुमने अपराध किया, वो जमानती अपराध था, तुम्हें पुलिस ने अरेस्ट किया, पुलिस को ही उसी टाइम तुमको बेल यानी कि जमानत दे देनी चाहिए, ये तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें प्लीज भी नहीं बोलना पड़ेगा, राइट। और बाय चांस अगर पुलिस भूल गई कि अब नहीं मालूम था उनको, तो अगले दिन या अगले घंटे में जब भी तुमको मजिस्ट्रेट सामने के साथ पेश किया जाएगा, ये तुम्हारा राइट है, ये तुम्हारा अधिकार है, इसीलिए उसको जमानती अपराध बोलते हैं। तो हल्के फुल्के ऑफेंसेस में तुमको अरेस्ट किया जाएगा, अरेस्ट करते ही तुमको उसी टाइम जमानत भी दे दी जाएगी, तो अरेस्ट भी हो गए और जमानत भी मिल गई, इसीलिए इसको बोला जाता है बेलेबल ऑफेंस। कीवर्ड यहां पर है कि यहां पर किसी से रिक्वेस्ट नहीं करना तुमको, ये तुम्हारा कंप्लीट फुल फ्लेजेड अधिकार है। अब जैसे ये फर्स्ट शेड्यूल, मुझे नहीं लगता तुम्हें दिख रहा होगा,
क्योंकि ये वीडियो में इतना दिखेगा नहीं, तो कोई बात नहीं, तुम गूगल पे जाओ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ढूंढो, फर्स्ट शेड्यूल देखो, क्लासिफिकेशन देखो, इधर सेक्शन लिखा हुआ है, इधर सेक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, इधर पनिशमेंट लिखे, इस कैटेगरी में बेलेबल और नॉन बेलेबल लिखा है, तो इधर लिखा है ये बेलेबल है, बेलेबल है, बेलेबल है, तो जो नहीं बेलेबल है वो नॉन बेलेबल है, यानी कि जमानती है और गैर जमानती है। सो मोटा मोटा एक डेफिनेशन के अनुसार जो हल्के फुल्के ऑफेंसेस होते हैं, रिलेटिवली इजी ऑफेंसेस, सिंपल ऑफेंसेस, उनको हम लोग बेलेबल ऑफेंस में आते हुए देख रहे हैं, और जो हीनस ऑफेंसेस होते हैं, सीरियस ऑफेंस होते हैं, उसको लॉ ने गैर जमानती अपराध में रखा हुआ है। फेयर इनफ, आगे चलते। अब मैंने तुम्हें बताया था कि बेलेबल ऑफेंस है, तो बेलेबल ऑफेंस के लिए अगर तुम्हें पढ़ना है, एक्स्ट्रा बात है, मैं तुम्हें टॉपर बना रहा हूं, पता यूट्यूब में मैं बैठा बैठा कि तुमको टॉपर बना रहा हूं। तो अगर तुम उसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को देखोगे तो सेक्शन 436 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में तुम्हें बेलेबल ऑफेंस के बारे में सब कुछ मिलेगा। कुछ दिखाई तुमको दे नहीं रहा होगा, मैं चाहता भी नहीं हूं कि तुम्हें कुछ दिखाई दे, ओके, बिकॉज ये ज्यादा तुम इसको लॉ को पढ़ते रहोगे, पता चले बेहोश हो गए। इससे अच्छा सिंपल वर्ड्स में मेरे भाषा से समझ लो, मैं जैसा समझा रहा हूं। बेलेबल ऑफेंस में लिखा है व्हेन एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस इज अरेस्टेड और डिटेन्ड विदाउट वारंट और अपीयर्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, यहां पे लिखा है सच पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। अंग्रेजी की भाषा में शैल मतलब मैंडेटरी होता है, मे मतलब मर्जी होती है, यहां पे है शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। ये सेक्शन 436 में दिया गया है, देयर इज नो इफ्स एंड बट्स अबाउट इट, ये तुम्हारा अधिकार है। प्लीज रिमेंबर, ये तुम्हारा अधिकार है। तो खुदा ना खास्ता ऐसा कभी हो कि तुमने कोई बेलेबल ऑफेंस कर दिया, तो पुलिस के पास जाओगे, पुलिस तुमको बोलेगी देखो बेटा तुमने ऑफेंस तो कर लिया, लेकिन किस्मत तुम्हारी अच्छी थी, खुशकिस्मती से तुमने जो ऑफेंस किया वो जमानती था, इसीलिए तुमको कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, ये तुम्हारा राइट है। इफ द ऑफेंस अलेज्ड इज बेलेबल देन द अक्यूज इज एंटाइटल्ड फॉर बेल। कोई मर्जी डिस्क्रिशन करने की जरूरत नहीं, मर्जी है ही नहीं, ये तुम्हारा अधिकार है। ये पॉइंट क्लियर होते ही मैं तुमको गैर जमानती अपराध पढ़ा सकता हूं। सो व्हाट इज गैर जमानती अपराध? नाउ व्हेन गैर जमानती अपराध और नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात होती है तो मुझे अगला सेक्शन पढ़ रहा होना चाहिए, दैट इज सेक्शन 437 सीआरपीसी। अब तुम्हें तुम्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं चाहता भी नहीं तुम्हें दिखाई दो। यहां पे लास्ट में लिखा है ही मे बी रिलीज्ड ऑन बेल। 436 में क्या लिखा था? ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। अंग्रेजी भाषा में शैल का मतलब होता है मैंडेटरी, देना ही पड़ेगा, ये तुम्हारा हक है, अधिकार है। यहां लिखा हुआ है मे बी, मर्जी, किसकी मर्जी? कोर्ट की मर्जी। इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द कोर्ट की मर्जी कि वो सेटिस्फाई होने चाहिए कि ये तुम्हें बेल मिले या नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये नॉन बेलेबल लिखा हुआ है, ओके, नॉट नहीं लिखा हुआ, नॉन बेलेबल लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन बेलेबल, नॉन बेलेबल का मतलब होता है ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। यहां पर तुम्हारे वकील को, ये तुमको कोर्ट में जाकर ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तुम्हारी बहस होगी, तुम्हारी आर्ग्यूमेंट होगी कि माय लॉर्ड दिस इज अ फिट केस इन विच आई शुड बी ग्रांटेड बेल। मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूं, मेरी जॉब है, मेरी फैमिली यहां पर है, मैंने आज तक इससे पहले कोई गुनाह नहीं किया, मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं अंडरटेक करता हूं कि मैं किसी भी हाल में किसी भी गवाह के ऊपर प्रेशर नहीं डालूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं कि जब मुझे कोर्ट बुलाएगा मैं भागकर आ जाऊंगा, मैं आपके साथ कोऑपरेट करूंगा, मैं इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की मदद करूंगा, एंड ऑल्सो दैट मेरे ऊपर जो केस है उसका मेरे फेवर में उसका फैसला आना के बहुत हाई चांसेस है। इन अदर वर्ड्स, मैं डर नहीं रहा हूं और मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं कोर्ट के जो भी प्रक्रिया है, जो भी कंडीशंस है, उनको सबको फॉलो करूंगा। कृपा करके मेरी लिबर्टी रिस्टोर कर दी जाए। दैट्स द द सर्कल अराउंड विच यू स्टार्ट प्लेइंग एंड यू ट्राई एंड सेटिस्फाई द कोर्ट कि माय लॉर्ड प्लीज ग्रांट मी बेल। इसमें बहुत बार प्लीज आ गया, प्लीज इसलिए आ रहा है बिकॉज ये कोर्ट की डिस्क्रिशन होता है, ये तुम्हारा राइट नहीं है। द वर्ड हियर इज डिस्क्रिशन। अंग्रेजी भाषा में डिस्क्रिशन मतलब कोर्ट की मर्जी होती है। एज आई सेड, ये एक टॉल ऑर्डर है, दिस इज अ टॉल टास्क, बिकॉज कोर्ट अलग अलग तरीके के कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना पड़ता है। कभी कभी जिस तरह का सीरियस ऑफेंस हो, जैसे तुमने टेरर केसेस हो और जी टेररिस्ट हो, टेररिस्ट को थोड़ा बेल मिल जाने वाली है, वो तो भाग जाएगा। प्लस he is involved in a very serious offense against the nation itself, certainly उसको बेल नहीं मिलनी चाहिए। सो हर केस को ऑन केस टू केस बेसिस तुम्हें आर्ग्यूमेंट होनी पड़ती है। सो बेल फिर भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर, जिनका मैंने यहां पे कोट लिखा है, उनकी एक बहुत फेमस लाइन होती है, एक ऑलमोस्ट वो मैक्सिम बन गया, उसको बोलते हैं कि जेल इज द एक्सेप्शन, बेल इज द रूल।
ओके, इन अदर वर्ड्स कि जितना मौका मिले लेट अस लीन इन द फेवर ऑफ बेल, ओके, ताकि लिबर्टी रिस्टोर हो सके, जितनी जल्दी हो सके ये अरेस्ट कस्टडी खत्म हो जाए. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट हैज टू बी अंडरस्टूड कि कोर्ट्स की लीनिंग ये होनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके लिबर्टी रिस्टोर हो जाए. अदरवाइज आर्टिकल 21 कम्स अंडर स्ट्रेस एंड दैट इज द रीजन हमारा टिल्ट होना चाहिए टुवर्ड्स बेल. बट प्लीज अंडरस्टैंड ये एक बैलेंसिंग गेम है. देखो अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो तुम्हें अजीब सा लगेगा कि यार बेल दे दो और बहुत आसानी से दे दो, तो भी वो सोशल यानी कि समाज के लिए खतरा हो सकता है. एक बड़ा ऑफेंडर है जिसने मर्डर कर दिया, वो पता चले उसको बेल मिल गई, वो अगले दिन फिर सड़क पे आ गया, वो फिर मर्डर कर देगा, तो उसको कानून का डर हट जाएगा. द फियर ऑफ लॉ विल डिसअपियर. ऑन द अदर हैंड अगर मैं उसी चीज को कंपेयर करूं, तुम बेल दे ही नहीं रहे हो, आउट गोस आर्टिकल 21. सो लिबर्टी चली गई. हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एज ए सेड इज बेस्ड ऑन द एंटायर बेडरॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन आर्टिकल 21. लिबर्टी अगर वो ही नहीं है तो फिर कहां होगा? तो somehow courts have to always run a tightrope, right? हमको वो and that is why case to case basis पर sometimes ये argument बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड हो जाती है, because the courts have to balance एक साइड पे liberty of the individual, एक साइड पर the rule of the law and the interest of the society. आसान काम कहीं नहीं होता, जज का काम ऐसे भी आसान नहीं होता. So this is very difficult task to do that part. Now अगर मैं अब सब कुछ पढ़ाने के बाद बेल की डेफिनेशन बताऊंगा तो तुम्हारे लिए आसान होगा. ये मेरा तरीका है, दिस इज हाउ आई टीच. ऑलराइट, पहले मैं सारे कॉन्सेप्ट बता देता, तो फिर रटने वाली चीजें तो समझ में आ जाती है. सो बेल इन लॉ मींस रिलीज ऑफ अ पर्सन फ्रॉम लीगल कस्टडी by undertaking that he or she shall appear at the time and the place designated and submit him or herself to the jurisdiction and the judgment of the court. बेल एक तरह का वादा होता है, एक अंडरटेकिंग होती है कि यार मैं माय लॉर्ड मुझे अभी के लिए छोड़ दिया जाए, मैं घर जा रहा हूं, राइट, मेरी लिबर्टी रिस्टोर हो गई. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं भाग रहा हूं, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं कोर्ट्स के बुलावे पर या पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने से मना करूंगा. सर्टेनली आई विल नॉट डू दिस. तो ये एक कंडीशनल रिलीज होती है और ये टेम्पररी रिलीज होती है. सो कंडीशनल रिलीज और टेम्पररी रिलीज के लिए तुमसे वादा लिया जाता है और तुम्हारे बिहाफ पे कोई श्योरिटी आता है जो तुम्हारा बेल देता है, जो गारंटी लेता है कि माय लॉर्ड ये वापस आएगा और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं इसको लेकर आऊंगा. उसके लिए एक बेल बॉन्ड भरा जाता है. सो फॉर्म नंबर 45 अब सब बदल जाएगा. तो उसमें क्या होता है, ये तुम्हारा नाम आएगा, अगर तुम अरेस्टेड होंगे तुम्हारे पिताजी का नाम, ओके, रेजिडेंस एटसेट्रा, और फला फला कौन से सेक्शन चल रहा है, और एक तुम्हारी गारंटी लेगा. वो गारंटी के तौर पे अपना नाम लिखेगा, अपना आधार कार्ड लिखेगा या जो भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड देगा, और एक श्योरिटी अमाउंट होता है. जमानत का एक कॉस्ट दे दिया जाता है, कोई 50,000, कभी 1 लाख, डिपेंडिंग अपॉन, कभी क्या बॉन्ड दे सकते हो, फिक्स डिपॉजिट दे सकते हो, आप गाड़ी के कागज दे सकते हो, घर के कागज दे सकते हो, एनीथिंग, जिससे भी कोर्ट को यह सेटिस्फैक्शन हो जाए कि ये गारंटी है बेटा, तेरे को लेकर ही आना पड़ेगा इस बंदे को, ये तू श्योरिटी है. और बाय चांस ये बंदा उड़ गया, ओके, ये बंदा भाग गया, तो ये अमाउंट जो भी श्योरिटी का अमाउंट है ये फोरफीट हो सकता है. जमानती का जो भी अमाउंट दिया गया है ये फोरफीट हो सकता है, यानी कि जब्त हो सकता है. सो ये बेल बॉन्ड दिया जाता है ताकि ये ही एक तरह का वादा होता है. तो अगर न्यूज देखा होगा तो तुम नोटिस करोगे, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, अनएबल टू फर्निश बेल बॉन्ड्स, राइट. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है. बाय द वे तुम्हें ये भी बात मालूम होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने लिबर्टी को इतना महत्व दिया गया है कि अब यह बात बोला गया है कि अगर नहीं भी पैसे है तो भी कभी कभी हम पर्सनल श्योरिटी पे दे देते हैं. अब नहीं है पैसे, गरीब के पास कहां से आएंगे, डज नॉट मीन कि उसके पास लिबर्टी नहीं रखी जाएगी. तो दिस कैन बी वेव टू, ये कभी क्वेश्चन भी आ सकता है. मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस पार्ट. सो द पॉइंट यहां पर ये है कि यू हैव टू फिनिश. तो अगर आप तुमने ये न्यूज देखी तो यहां पर क्या लिखा है, 2 years जेल टर्म फॉर राहुल गांधी, ग्रांटेड बेल ऑन अ बेल बॉन्ड. तो उनको बेल मिल गई और बेल बॉन्ड साइन करने को बोल दिया कि जी ये बेल बॉन्ड है, जो भी अमाउंट दिया होगा इसमें अमाउंट भी लिखा होगा. हाँ ये देखो यहाँ पे लिखा है 15,000 रुपए का बेल बॉन्ड. तो बेल बॉन्ड उन्होंने साइन करवाया होगा किसी से कि जी 15,000 रुपए का मेरा जमानत का अमाउंट है, मैं फला फला दिन पे फला फला जगह पे प्रॉमिस करता हूं मैं आ जाऊंगा. अगर कोइंसिडेंटली कोई अपना बेल बॉन्ड ब्रेक करता है, वो अंडरटेकिंग के खिलाफ जाता है, तो वो अमाउंट जब्त हो सकता है. ब्रिंगिंग अस टू द नेक्स्ट वन. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. ये है, तो अभी तक हमने सेक्शन 436 कर लिया, सेक्शन 437 कर लिया. 436 था बेलेबल ऑफेंस से जमानती अपराध, 437 तक गैर जमानती अपराध.
द नॉन बेलेबल ऑफेंस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 438 ये क्या होता है? इसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल। प्लीज मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। ऐसा कोई होता नहीं है ऑफेंस, राइट? देयर इज नो ऑफेंस, ऐसा कोई वर्ड लिखा नहीं है एंटीसिपेटरी बेल। लिखा हुआ है बेल इन द केस ऑफ अ पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। तो मान के चलो कि किसी एक एग्जांपल ले लेते, ओके, सिंपल एग्जांपल ले लेते। सो सिंपल एग्जांपल ले लेते और उसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो हमारे पास बड़े कॉमनली दिख जाता है ये, ओके। सो द सिचुएशन इज कि किसी पर्सन को ऐसा एप्रीहेंड है, मान के चलो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है, ओके, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा चल रहा है। अब हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा चल रहा है और हस्बैंड साहब को यह लगता है कि जो वाइफ है, ओके, भाभी जी है जो, वो बड़े गुस्से में हो गई है और हस्बैंड साहब ने कुछ ऐसा किया जरूर है जो हस्बैंड साहब के मन में ऐसा लग रहा है, यार मैंने ना कोई गुनाह कर दिया, मैंने थप्पड़ वप्पड़ मार दिया, ऐसा कुछ कर दिया, विच ऑफ कोर्स इज इलीगल। और उनको ऐसा लग रहा है कि जो वाइफ जी है वो जाएंगी, पुलिस स्टेशन जाएंगी, मेरे खिलाफ एफआईआर होगी और एफआईआर होगी तो जी पुलिस आएगी और पुलिस अरेस्ट करेगी या कर सकती है। तो इसको बोलते हैं ही इज एप्रीहेंडिंग अरेस्ट। तो मैट्रिमोनियल केसेस में बड़ा कॉमन होता है ये, वैसे तो बहुत जगह भी होता है लेकिन मैट्रिमोनियल केसेस में वेरी ऑफन होता है। सो ये होता है कि पर्सन इज एप्रीहेंडिंग अरेस्ट, उनको डर है कि जब मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो अगर उनको डर है कि ऐसा अरेस्ट हो सकता है तो अभी वो अरेस्ट हुए नहीं है, लेकिन ही कैन अप्रोच द कोर्ट अंडर सेक्शन 438 सीआरपीसी। 438 सीआरपीसी में यहां पे क्या लिखा है? वेयर एनी पर्सन हैज अ रीजन टू बिलीव दैट ही मे बी अरेस्टेड। तो वो क्या कर सकते हैं? वो हाई कोर्ट या फिर सेशंस कोर्ट में जाएंगे और एप्लीकेशन मूव करेंगे सेक्शन 438 सीआरपीसी में। और सेक्शन 438 सीआरपीसी में वो बोलेंगे, माय लॉर्ड, आई एम एप्रीहेंडिंग अरेस्ट, प्लीज मेरी है ना लिबर्टी को प्रोटेक्ट कर लीजिए, मैं जैसी भी इन्वेस्टिगेशन है मैं उसको ज्वाइन करूंगा। तो वही वाली बात जो अरेस्ट से बाद वो बोलने वाले थे, वो अरेस्ट से पहले ही बोलने लग गए। तो अगर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें द चांसेस ऑफ सक्सेस ऑफ योर एप्लीकेशन इज रिलेटिवली लेस एज कंपेयर टू नॉन बेलेबल ऑफेंस। क्यों? क्योंकि अभी तो कोर्ट को यह सेटिस्फैक्शन ही नहीं है, या फिर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई द कोर्ट कि मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज राइट नाउ नॉट इन द हैंड्स ऑफ, और द इंफॉर्मेशन इज नॉट ऑन टेबल राइट नाउ। लेकिन कोर्ट काफी केसेस में दे भी देता है एंटीसिपेटरी बेल। भाई कंडीशनल होता है, अनकंडीशनल नहीं होता, कंडीशनल होता है, केस टू केस होता है। अगर तुमको सक्सेसफुली ये एप्लीकेशन तुम्हारी पास हो गई और तुम्हें एंटीसिपेटरी बेल मिल गई, तो मालूम है क्या होता है? तो पुलिस आई, खैर लेट्स सी, अगर एंटीसिपेटरी बेल होगी तो तुम्हारे हाथ में ऑर्डर है, पुलिस आई और अगर पुलिस को लगे कि इसको अरेस्ट करना है, पुलिस उसको अरेस्ट करेगी, अरेस्ट करते ही वही पुलिस उसको बेल भी दे देगी। सो अरेस्ट होगा लेकिन उसी टाइम पुलिस उसको बेल भी दे देगी। रीजन ये है क्योंकि बेल उसको एडवांस में मिल चुका है। सो दिस इज कॉल्ड एज 438 सीआरपीसी। एज आई सेड, ये एंटीसिपेटरी बेल तो फेमस ज्यादा हुआ है, कहीं यहां पर लिखा नहीं हुआ है। यहां लिखा है डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट। देखो बहुत सारी चीजें जो क्रिमिनल लॉ में हम लोग आमतौर पर वर्ड यूज करते हैं वो नेसेसरी लॉ की किताब में लिखा हुआ नहीं। जैसे एफआईआर ही नहीं लिखा हुआ, एफआईआर कोई लिखा ही नहीं है, वर्ड ऐसा लिखा ही नहीं, वहां पे लिखा है इंफॉर्मेशन। वैसे ही एंटीसिपेटरी बेल नाम का कोई बेल होता नहीं है, उसको बोलते हैं पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट। आइदर वेज हमारे पास तीन तरह का सिचुएशन हो गया। एक हो गया हमारे पास बेलेबल ऑफेंस, जिसमें जी तुम्हारा राइट था, तुम्हारा अधिकार था। नॉन बेलेबल ऑफेंस, अरेस्ट होने के बाद कोर्ट को सेटिस्फाई करो। और एंटीसिपेटरी बेल, जिसमें आप अरेस्ट होने से पहले कोर्ट को सेटिस्फाई करो। दोनों ही केसेस बहुत ही डिफिकल्ट हो जाते हैं एज कंपेयर टू ईच अदर। एंड द लास्ट टर्म इन दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इंटरिम बेल। अब ये जो इंटरिम बेल होती है, ये जो इंटरिम बेल है, तो ये तुमने एक डेफिनेशन थोड़े बहुत न्यूज देखो, तो अगली बार जब न्यूज देखोगे तो तुम्हें मेरी याद आएगी। यहां क्या लिखा है? गुवाहाटी हाई कोर्ट रिजेक्ट श्रीनिवास बीवीज एंटीसिपेटरी बेल प्ली। ओके, तो एंटीसिपेटरी, उनको लगा होगा आई एम एप्रीहेंडिंग अरेस्ट, लेकिन वो उस टाइम पर नहीं सक्सेसफुल हुआ। मेनी ए टाइम सक्सेसफुल हो भी सकता है। एक लास्ट बेल जो आपको कई बार सुनाई देता है, इसलिए मैं आपको इस टाइम बता देता हूं, इसको बोलते हैं इंटरिम बेल। इट इज अ टेम्पररी बेल। तो कभी कभी क्या होता है, एंटीसिपेटरी बेल की या फिर नॉर्मल बेल की एप्लीकेशन चल रही है और सामने वाले वकील साहब जो होते हैं, जो स्टेट के या पुलिस के या सीबीआई के या ईडी के,
वो थोड़ा समय ले लेते हैं, या जांच अधिकारी छुट्टी पे चले जाता है, समथिंग लाइक दैट। अब भैया इनको डर लगा रहता है कि जी ये तो मेरे को बेल या तो डिले हो गई है, या फिर एंटीसिपेटरी बेल मेरी अभी तक डिसमिस मतलब पास ही नहीं हुई है, कल पता चले रात को मुझे अरेस्ट कर लिया। तो कभी कभी ऐसे सिचुएशन होने की वजह से जो तुम्हारे वकील साहब है वो एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, माय लॉर्ड, इन द पेंडेंसी ऑफ माय एप्लीकेशन वेदर इट इज अंडर 437 और अंडर 438, काइंडली ग्रांट मी इंटरिम बेल, इंटरिम टाइम पीरियड में मेरे को बेल मिल जाए। वो एक टेम्पररी बेल है, फिर जब फाइनल आप फैसला करोगे माय लॉर्ड तब तो होगा ही जो भी होगा, लेकिन इन द मिडल, इन द इंटरिम टाइम पीरियड मुझे इंटरिम प्रोटेक्शन मिल जाए। तो पता चले कि पुलिस उसी 2-3 दिन में ही आकर तुम्हें अरेस्ट कर ले, फिर तुम्हारा जो एंटीसिपेटरी बेल है वो किसी और वजह से हो जाएगा, तुम तो अरेस्ट हो गए, फायदा क्या हुआ? सो उसको बोला जाता है इंटरिम बेल। तो ये सारे टाइम पीरियड भी इंटरिम बेल को मिलते हैं। तो अभी ये तुमने देखा होगा, यहां क्या लिखा हुआ, यहां लिखा है सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड्स इंटरिम प्रोटेक्शन टू एक्टिविस्ट तीस्ता सेतलवाद एक्सेट्रा। तो ये इंटरिम प्रोटेक्शन होता है। तो अब मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी, तुम अब न्यूज देखोगे तुम्हें यही 3 तरह की बेल दिखाई देगी। इनफैक्ट एक आध और होती है डिफॉल्ट बेल्स, लेकिन वो मैं फिर किसी और दिन बताऊंगा। सो फॉर द टाइम बीइंग बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, एंटीसिपेटरी बेल एंड इंटरिम बेल, ये सारे ऑफेंसेस तुमको मालूम होना चाहिए। अब मैंने तुम्हें बताया था आज का जो मेरा क्लिकबेट तुमने देखा था, मेरा फर्स्ट स्लाइड, क्या सॉलिड स्लाइड बनाई थी। मैंने बोला था जेल से निकलने के 3 सरल उपाय या फिर सरल उपाय। सरल तो कुछ नहीं था इसमें, लेकिन ये उपाय जरूर है। सो आपके पास अलग अलग उपाय है। अगर ये आपने बेलेबल ऑफेंस किया हुआ है तो सेक्शन 436, नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो सेक्शन 437, एंटीसिपेटरी बेल लेना है तो 438, और अगर ये थोड़ा टाइम लग रहा है तो इंटरिम बेल की रिक्वेस्ट करो, और लेट्स होप कि द कोर्ट्स लिसन टू यू। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। एक बार फटाफट रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए, which of the following sections provides for the grant of a bail to a person apprehending arrest? A, section 436 CRPC, B, section 438 CRPC, C, article 19 of the constitution, D, none of the above. So समझ के आंसर दो, 15 सेकेंड है तुम्हारे पास, क्विकली आंसर दो। Which of the following sections provide for grant of bail to a person apprehending arrest? तो इसका आंसर ऑब्वियसली अब तुम्हें पता चल गया होगा, दिस इज सेक्शन 438 CRPC, राइट, पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट। वही क्वेश्चन आएगा तो एंटीसिपेटरी बेल में भी वही क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन, एक और ट्राई कर लेते हैं। ओके, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द मोटिवेशन, अब मोटिवेशन ऐसा बड़ा सा इंग्लिश वर्ड हो गया, मोटिवेशन बिहाइंड बेल लॉस, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या वर्ड मैंने कहां से स्टार्ट किया था? बेल तुम्हें क्या देता है? दिमाग लगाओ। सो बेल हमको देता है लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ इन पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। आंसर ऑफ कोर्स इसका हो गया ए। सो आर्टिकल 21 को अपहोल्ड करते हुए बेल दिया जाता है। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, या जहां इतने कर लिए एक और से। विच टाइप ऑफ बेल इज एप्लीकेबल बिफोर अरेस्ट? रेगुलर बेल, एंटीसिपेटरी बेल, इंटरिम बेल, नन ऑफ द अबव। वैसे तो ये 2 हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप बताओ, बिफोर अरेस्ट मतलब एप्रीहेंडिंग अरेस्ट के अनुसार आंसर दे दो। सो एप्रीहेंडिंग अरेस्ट में आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दो, कमेंट सेक्शन भर दो। और आंसर ऑफ कोर्स इसका होगा एंटीसिपेटरी बेल। वैसे इंटरिम बेल भी बिफोर अरेस्ट मिल सकती है, लेकिन यहां पर मेरा मतलब एप्रीहेंडिंग अरेस्ट से था। एप्रीहेंडिंग अरेस्ट इज एंटीसिपेटरी बेल। आई होप तुमको ये मजा आया। ओके, और मैंने एक छोटे से टाइम पे किया। आप इस बारे में क्या विचार रखते हो? डिड यू एंजॉय दिस? डू यू अंडरस्टैंड कि बेल बड़ा जरूरी होता है? आपको क्या लगता है कि बेल इजी हो जाना चाहिए एज कंपेयर टू जो अभी है, या बेल शुड बिकम मोर डिफिकल्ट? मेक श्योर दैट यू राइट अ रीजन आंसर। तुम लोग यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो, लोकल बातें करोगे नहीं, ये में से मुझे उम्मीद है। मेक श्योर कि बहुत अच्छा सा आंसर लिख कर दो। अगर मुझे बेल लॉस में अमेंडमेंट चाहिए, शुड एज एन द प्रेजेंट सिनेरियो हमको ये बेल लॉस ज्यादा स्ट्रिंजेंट कर देने चाहिए या बेल लॉस इजी कर देने चाहिए? चॉइस ऑफ कोर्स इज योर्स। यू कैन टेक अ कॉल, बट गिव मी अ रीजन आंसर। डोंट गिव मी अ टाइम पास आंसर। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस पार्ट, and make sure that you like, share and subscribe, and in the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you and Jai Hind.